दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते सप्ताह हमारी वित्त मंत्री ने सदन में वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। बजट की घोषणाएं आपने हालांकि सुन ही ली हैं, लेकिन हम इस बजट को केवल स्टील के संदर्भ में देखेंगे और इस एपिसोड में यह समझने की कोशिश करेंगे कि बजट की घोषणाओं का स्टील इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट आएगा और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि इंपैक्ट कब तक आएगा। हालांकि यह एपिसोड मुझे एक हफ्ता पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते देर हो गई, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहले यह देखते हैं कि बजट को लेकर स्टील जगत की प्रमुख मांगें क्या थी और क्या वे मांगें पूरी हुई, और अगर हुई तो कितनी हुई। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग स्टील इंडस्ट्री की यह थी कि भारत में आयात हो रहे स्टील, खास करके चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान से आयात हो रहे स्टील पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर कम से कम 15% किया जाए और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जाए। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक भारत ने लगभग 7.5 मिलियन टन स्टील आयात किया है और इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा आसानी से 10 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में स्वाभाविक है कि स्टील सेक्टर की सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ रहा स्टील आयात ही है और कई लोगों को उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला इस बजट में लिया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसे किसी फैसले की उम्मीद कम ही थी, क्योंकि डंपिंग ड्यूटी का मामला डीजीएफटी के अधीन है और डीजीएफटी की निर्णायक रिपोर्ट आने में अभी काफी समय लग सकता है। ऐसे में बिना डीजीएफटी की रिपोर्ट आए इंपोर्ट ड्यूटी पर फैसला लेना वित्त मंत्रालय के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि बजट में इंपोर्ट ड्यूटी का खाली जिक्र या भविष्य के लिए आश्वासन मात्र भी स्टील जगत का हौसला बढ़ाने के लिए काफी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से सरकार ने तो फ्लैट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रेट 22.5% से कम कर 15% का कर दिया। ऐसे में आयात घटने की बजाय और बढ़ेगा, जो कि मैं समझता हूं स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्टील इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी मांग थी फेरोअलॉयज, स्टील स्क्रैप और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया जाए। बहरहाल उसकी यह मांग भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्री ने कॉपर स्क्रैप, लेड स्क्रैप, जिंक स्क्रैप, लिथियम आयन बैटरीज व 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी खत्म करने और बाइसिकल्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स व कारों सहित लगभग 40 आइटम्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। यह फैसला भी स्टील कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को कतई रास नहीं आएगा। स्टील इंडस्ट्री की तीसरी बड़ी मांग थी चैप्टर 72 में आने वाले आयरन एंड स्टील आइटम्स को रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव के तहत शामिल किया जाए, ताकि इन आइटम्स पर केंद्रीय व स्टेट ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर रिबेट मिल सके, जिससे उनकी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़े। बजट ने स्टील इंडस्ट्री की इस मांग को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। चौथी बड़ी मांग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर थी कि इसमें कम से कम 25% की वृद्धि की जाए। हालांकि सरकार ने बजट में 25% तो नहीं, लेकिन 10% की बढ़ोतरी जरूर की है। वर्ष 2025-26 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10.15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी बड़ा झोल है। दरअसल इस वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए पिछले बजट में केपेक्स का टारगेट 11.11 लाख करोड़ रखा गया था, लेकिन फंड एलोकेशन ना होने की वजह से इसे घटाकर फिर से 10.18 लाख करोड़ कर दिया गया। तो यदि हम केपेक्स का टारगेट पिछले बजट के टारगेट से कंपेयर करें तो यह बढ़ोतरी ना के बराबर है। इस वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी ग्रोथ में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यह इस वर्ष में 6.4% रहने की उम्मीद है, जो कि कोरोना काल के बाद सबसे कम स्तर पर है। शायद यही कारण है कि वित्त मंत्री ने इस बजट में घरेलू मांग बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम और सबसे लोकप्रिय कदम 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट देने का रहा। इससे 7 लाख से लेकर 12 लाख प्रतिवर्ष तक कमाने वाली श्रेणी को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी बाइंग कैपेसिटी में इजाफा होगा और इससे बाजार में अतिरिक्त पैसा भी आएगा और डिमांड पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन इसका असर लगभग 9 महीने से 1 वर्ष तक देखने को मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने एमएसएमईज की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो एमएसएमईज के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत उनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर थ्रेशोल्ड में इजाफा होगा। इसके अलावा उनका क्रेडिट कवर भी दुगना कर दिया गया है, जिससे वह बैंकों से अधिक ऋण ले पाएंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस की 10 करोड़ से 25 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ तक कर दी गई है। इसी तरह से उनकी टर्नओवर लिमिट और क्रेडिट लिमिट को भी दुगना किया गया है। जो बदलाव किए हैं उन्हें आप यहां स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। बजट में सरकारी घोषणाओं के अलावा इसी शुक्रवार आरबीआई ने भी रेपो रेट में 25 पॉइंट घटाकर बाजार को कुछ राहत दी है। मई 2020 के बाद आरबीआई द्वारा यह पहली कटौती है। हालांकि यह कटौती बेहद कम है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत तो की। बाजार में मांग बढ़ाने के इन प्रयासों का असर तत्कालीन तो नहीं होगा, लेकिन हां लगभग 8 से 10 महीने बाद इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोहे की मांग अगले वर्ष यानी कि 2026 में इस वर्ष के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। अभी हाल फिलहाल तो लोहे का आयात इस वर्ष निरंतर जारी रहेगा, बल्कि जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उसके हिसाब से तो आयात में और इजाफा हो सकता है, जिसके चलते स्टील के दाम पूरा वर्ष दबाव में ही रह सकते हैं। यह स्टील खपतकारों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन स्टील प्रोड्यूसर्स को स्टील का बेहतर दाम पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वैसे लोहे वाले बड़ी ही ढीठ प्रजाति के माने जाते हैं। उनके इंतजार करने की क्षमता और उनके हठ को दर्शाती हुई एक कहावत हमारे स्टील सेक्टर में बहुत प्रचलित है कि बैठे हैं नदी किनारे कभी तो लहर आएगी, बैठे हैं नदी किनारे कभी तो लहर आएगी, आएगी नहीं आएगी डैश डैश हम तो बैठे हैं। डैश डैश का मतलब स्टील वालों को पता है। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.